मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने दूध क्या होता है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार का, उसका महत्व, साथ ही साथ वसा, उसका पोषक महत्व, ये पढ़ा। अब हम दूध में पाए जाने वाले तीसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं दुग्ध प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है बच्चों, ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि प्रोटीन हमारे वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व होता है, और खासकर जो मिल्क प्रोटीन होती है वो बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। हम शाकाहारी लोगों के लिए जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो दुग्ध प्रोटीन ही होती है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का समूह है, यानी ये कई कार्बनिक पदार्थों से मिलकर, जिसमें कि नाइट्रोजन प्रमुखता से होती है, मिलकर बना हुआ होता है, जो सभी जीवित पदार्थों की कोशिकाओं का अनिवार्य संरचनात्मक भाग है। संरचना, यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब इससे हमारे किसी भी चीज की, शरीर का निर्माण होना, किसी भी चीज का, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो ऊतक हो, उसका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन पूर्णतः अमीनो अम्लों के जोड़ने से बना यौगिक होता है। बच्चों, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो है अमीनो अम्ल। महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में कि किसी भी प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होती है वो अमीनो अम्ल होती है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम समझाएंगे कि जब कोई भी प्रोटीन टूटती है या पाचन होता है उसका शरीर में जाकर, तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, नोट कर लीजिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, ये हमारे, यही अमीनो अम्ल हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में लगभग 50 से 55% कार्बन, 20 से 25% ऑक्सीजन, 15 से 18% नाइट्रोजन, 6 से 7% हाइड्रोजन, 0.4 से 2.5% सल्फर तथा 0.1 से 10% तक फास्फोरस पाया जाता है। और सभी प्रकार की प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 16% होती है, जो अन्य पोषक तत्वों में नहीं पाई जाएगी। ये चीज आप ध्यान करिएगा कि जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन में पाई जाती है। अब दूध में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में कई प्रकार की प्रोटीन होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है वो केसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? अंडरलाइन करेगा, केसीन प्रोटीन। उसके अलावा एल्ब्यूमिन भी होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। दूध प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटते हैं, सरल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। आप इनकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिएगा कि जो दूध प्रोटीन होती है वो 3 तरीके की होती है, सिंपल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पादित प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन बहुत ही सरल प्रोटीन होती है, ये इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य तत्व मिला नहीं होता है। जैसे एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है, ये केवल अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनी हुई होती है, इसमें कोई अन्य तत्व नहीं मिला होता है। लेकिन जो संयुग्मित प्रोटीन होती है, इनमें अमीनो अम्ल के अलावा कोई एक अन्य तत्व भी मिला होता है। ध्यान रखिएगा, कोई एक अन्य तत्व, जैसे प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मिल जाए या पिगमेंट मिल जाए या फास्फोरिक अम्ल मिल जाए, ये ठीक है। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो सरल प्रोटीन होती है इसमें अमीनो अम्ल के अलावा कोई भी अन्य तत्व नहीं मिला होता है। लेकिन संयुग्मित प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अलावा कोई एक अन्य
प्रोस्थेटिक ग्रुप मिला होता है। ठीक है, इसमें केसिन प्रोटीन आती है। तीसरी तरीके की प्रोटीन होती है व्युत्पादित प्रोटीन, यानी ये कॉन्जुगेटेड संयुग्मित प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये प्रोटीन कैसे प्राप्त होती है? जब संयुग्मित प्रोटीन में भी कोई एक अन्य तत्व मिल जाता है तब ये प्रोटीन हमें ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इनको आवश्यक क्यों कहा जाता है बच्चों, बताइए, किसी को भी कोई जानकारी है? चलिए, इसको हम आपसे प्रश्न जब पूछेंगे तब पूछेंगे कि इनको आवश्यक अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दूसरा, केसिन प्रोटीन का महत्व क्या है? यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है, यानी इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, पाचन क्षमता बहुत अधिक होती है और इसका लगभग जितना भी भाग होता है उसमें से लगभग 76% ये शरीर में अवशोषित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग 100 ग्राम मिल्क पीते हैं तो उसमें उसकी जो प्रोटीन, उसमें जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है 100 ग्राम मिल्क में, उसकी 97 से 98% तक प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाएगी। ठीक है, और उसका लगभग 76% भाग हमें मिल जाएगा, जबकि अन्य प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से 30% तक प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बॉडी में होती है। नेक्स्ट है केसिन से फास्फोरस तथा कैल्शियम होता है। दूसरी प्रोटीन होती है लैक्टोएल्ब्यूमिन। लैक्टोएल्ब्यूमिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से निर्मित सरल प्रोटीन होती है। इसमें कार्बन 52.19%, हाइड्रोजन 7.18%, ऑक्सीजन 23.13%, नाइट्रोजन 15.77% तथा गंधक 1.73% पाया जाता है। इसको एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, देख लीजिएगा इसमें क्या है। ये एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से निर्मित प्रोटीन है। सल्फर को हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। अब आप नोट कर लीजिएगा इसमें कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है। कार्बन 52.19%, हाइड्रोजन 7.18%, ऑक्सीजन 23.13%, नाइट्रोजन 15.77% तथा गंधक यानी सल्फर 1.73% पाया जाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है? लैक्टोएल्ब्यूमिन आवश्यक अमीनो अम्ल विशेष रूप से लाइसिन और ट्रिप्टोफान, दो आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आप लोगों को पता है हमारे शरीर में प्रोटीन क्या क्या चीजें बनाती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन से होता है, हमारे बालों का निर्माण प्रोटीन से होता है, हमारे नाखूनों का निर्माण प्रोटीन से होता है, जो हमारे पाचक रस होते हैं इनमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें शरीर में मजबूती के लिए, या शरीर में बाल अगर आपको अच्छे चाहिए, आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, आपको अपनी मांसपेशियां मजबूत चाहिए, तो इसके लिए प्रोटीन का आहार में अच्छी मात्रा में होना आवश्यक है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगी आपको कि हम लोग कहते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो प्रोटीन की वजह से, क्योंकि इसकी प्रोटीन की पाचन क्षमता, या जिसको हम लोग डाइजेस्टिबिलिटी कहते हैं, सबसे अधिक होती है। अभी हमने पढ़ा कि इसकी प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी होती है? लगभग 90% तक डाइजेस्टिबिलिटी होती है। और शरीर में इस कितनी 76% से कभी कभी हमारा 80% तक प्रोटीन हमें वो अवशोषित हो जाती है हमारे शरीर में। जबकि दूसरा, हम कोई भी प्रोटीन युक्त पदार्थ खाएं, चाहे हम दाल खाएं, चाहे हम सोयाबीन खाएं, चाहे हम गेहूं खाएं, इतनी अधिक मात्रा में शरीर में प्रोटीन किसी भी पोषक भोज्य पदार्थ से हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए दूध को सबसे अच्छा आहार माना जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोग्लोब्यूलिन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूलिन। दूध में इसकी लगभग 0.11% मात्रा पाई जाती है। यह प्रोटीन रक्त सीरम ग्लोबुलिन के समान ही होती है। ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है ना, ग्लोबुलिन, ब्लड में दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, पाई तो बहुत तरीके की जाती है, लेकिन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रमुख होती है, तो वो इसी तरीके की प्रोटीन होती है। उसकी और इसकी संरचना लगभग समान होती है। इसकी पोषक उपयोगिता क्या है?
इसमें जो लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो माता के रक्त से जितनी भी एंटीबॉडीज बच्चों में पहुंचती हैं वो इसी प्रोटीन के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। जैसे हम लोग जो कहते हैं ना, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। क्यों सर्वोत्तम होता है? क्योंकि बच्चों को एंटीबॉडीज यानी रोगों से लड़ने के लिए जो बॉडीज चाहिए होती हैं वो इसी प्रोटीन की वजह से बच्चों के शरीर में पहुंचती है माँ के दुग्ध के द्वारा। यह नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है या प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने में सहायता करती है। इसमें प्रोलीन अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है जो बच्चों में रक्त का निर्माण करता है। अब अगला पोषक तत्व है बच्चों खनिज तत्व, यानी कौन कौन से खनिज तत्व दूध में पाए जाते हैं। दूध में खनिज तत्वों का भंडार होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, लगभग सभी पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं। बस लोहा जो है वो इसमें कम मात्रा में, यानी आयरन जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, वो इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। अब कौन कौन से पोषक तत्व हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा और किस मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अब क्या उपयोगिता होती है इन खनिज तत्वों की? सबसे पहले है कि जो फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं वो हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर को आकार और दृढ़ता प्रदान करने वाले कंकाल तंत्र का निर्माण खनिज तत्वों से ही होता है। यानी हड्डियों का जो निर्माण होता है वो खनिज तत्वों से ही होता है। आपके फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो आपकी हड्डियों का निर्माण करते हैं और वो आपको दूध से ही प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी कुछ खनिज तत्व जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या होती हैं आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक जानकारी आपको देती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में कमजोरी आ जाना है, हड्डियों से कैल्शियम का निकल जाना या हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर विकास, माताओं में दुग्ध उत्पादन, प्रजनन क्षमता, शरीर की रख रखाव और जो भी हमारी अन्य उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं वो यही खनिज तत्व होते हैं या एक तरीके से इनमें सहायक होते हैं। लवणों की कमी हो जाने से इन सभी चीजों का उत्पादन घट जाता है। किसी भी तरीके की अगर लवण का मतलब खनिज तत्व कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। अगर गर्भावस्था में माताएं कैल्शियम यानी दूध कम लेती हैं तो जब बच्चों को जन्म देने के बाद उनमें दुग्ध उत्पादन कम होगा। प्रजनन क्षमता यानी कि महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की क्षमता में कमी हो जाती है। एंजाइम्स, जो हमारे शरीर में एंजाइम्स अभी आगे भी आप पढ़ेंगे, फिर भी एक बता देती हूँ एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को तेज करती हैं, उनको सक्रिय रखने में भी ये खनिज तत्व महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो हमारा आयरन है और मैग्नीज है वो हमारे रक्त निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, सल्फर जो है वो अमीनो अम्ल के संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करने में सहायक होता है। जो भी हमारे अमीनो अम्ल होते हैं उसमें सल्फर उनको इकट्ठा करने में सहायक होता है। जो कॉपर खनिज तत्व होता है वो वसी अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। क्लोरीन जो है वो हमारे जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में, वृद्धि और प्रजनन में सहायता करती है। फ्लोरीन खनिज तत्व है वो दांतों के रखरखाव के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 के संश्लेषण में काम करता है और रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी को कम करता है। तो हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोबाल्ट खनिज तत्व कम हो जाए तो विटामिन B12 इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से खून की कमी शरीर में हो जाएगी। आयोडीन
थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड शरीर द्रवों का दाब स्थिर रखने में सहायता करते हैं।